गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। इस चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था कि मेडिवल इंडिया में टाउन्स का इमर्जेंस कैसे हुआ था, ट्रेडर्स कैसे थे और क्राफ्ट पर्सन का मतलब क्या होता है और ये क्या होते थे। तो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था एंड टाउन के बारे में पढ़ा था। टाउन क्या होता है? सिटी से छोटा एंड विलेज से बड़ा। किसके प्रोस्पेक्टिव से बेटा? पॉपुलेशन और टेरिटरी अगर देखा जाए तो ये सारी बातें आपने देख ली थी। टाइप्स ऑफ टाउन में हम लोग देख रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, ट्रेडिंग टाउन्स एंड कंटिन्यू था आपका पिलग्रिमेज और रिलीजियस टाउन। इसका मतलब क्या? धार्मिक नगर कह सकते हैं या धर्म से रिलेटेड जो नगर हो सकते हैं या तीर्थ स्थल, ठीक है, जहाँ पे किसी भगवान से कोई आस्था जुड़ी हो और लोग वहाँ पर जाते हों काफ़ी संख्या में, तो उसे हम क्या कहेंगे? पिलग्रिमेज और रिलीजियस टाउन्स। तो स्टार्ट करते हैं। आपने स्टार्टिंग पढ़ लिया था कि जो रिलीजन था वो एंशियंट इंडिया और मेडिवल इंडिया के लोगों के लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। लोग बहुत बिलीव करते थे धर्म में, जिसके नाते राजा जो होता था वो लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, कौन सी ज़रूरत? धार्मिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए मंदिर बनवाता था। एग्जाम्पल में आपने तंजौर, ठीक है, देख लिया है, जहाँ पे बहुत सारे मंदिर कंस्ट्रक्ट हुए और वो बन गया एक टाउन, ठीक है। फिर देखें हमने मदुरई, तिरुपति एंड गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जो कि क्या बन गया है? पिलग्रिमेज बन गया है, एक तीर्थ स्थल बन गया है। तो आगे हम लोग देखेंगे people went on pilgrimages to places where saints, fakirs or religious teachers had lived, preached and attained salvation। ठीक है, अब ये क्या है? लोग अक्सर जाते थे तीर्थ स्थल पे और उन जगह पे जाते थे जहाँ पर साधु संत रहते थे, फकीर रहते थे। मुस्लिम में क्या बोला जाता? फकीर बोला जाता है ना, या रिलीजियस टीचर्स, धार्मिक गुरु या धर्म गुरु रहते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। वहाँ पे वो लोगों को ज्ञान देते थे, समाधि लेके बैठे हुए होते थे और लोगों को ज्ञान बांटते थे। तो लोग कहाँ पे जाते थे? तीर्थ करने के लिए, जहाँ पे साधु संत रहते थे, फकीर रहते थे और लोगों को ज्ञान देते थे। कौन? धर्मगुरु। People visited these towns during a specific month। अब आज भी हम लोग देखते हैं ना, कार्तिक में मेला लगता है, कहते हैं कार्तिक महीने में मेला लगा हुआ है, माघ महीने में मेला लगा हुआ है। अभी लोग इलाहाबाद जाएंगे ना, कहते हैं नहान है। हिंदू धर्म के रिलेटेड जो भी लोग हिंदू धर्म से रिलेटेड होंगे उनको ये सारी बातें पता होंगी। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में भी होता है कि लोग मक्का मदीना जाते हैं तीर्थ करने के लिए। तो मक्का मदीना क्या है? एक पिलग्रिमेज सेंटर है, धर्म से रिलेटेड एक जगह है जहाँ पे लोग हर साल एक स्पेसिफिक महीना होता होगा और वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। लेकिन घूमने का उद्देश्य उनका घूमना नहीं होता है, वो उनके धर्म से रिलेटेड आस्था है, इसलिए वो जा रहे हैं। तो क्या होगा? इन टाउन्स में जो भी आपके रिलीजियस टाउन्स हैं, इन टाउन्स में लोग स्पेसिफिक मंथ्स में जाते थे और जो महीने बने हुए होते थे, और उन जगह पे उस महीनों में मेले लगते हैं। अभी भी लगते हैं और उस टाइम पे भी लगते थे, मेला लगता था और जैसे कहते हैं फेमस हो जाता था, वो भक्तों का एक गढ़ बन जाता था, बहुत सारे भक्त जाते थे, भीड़ उमड़ जाती है। और अभी भी देख रहे हैं आप लोग, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अभी भी कंटिन्यू है। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि रिलीजियस टाउन्स क्या हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे बनारस, मथुरा, इलाहाबाद, वृंदावन आर एग्जाम्पल ऑफ सच टाउन। ऐसे टाउन्स का एग्जाम्पल कौन कौन है बेटा? बनारस, मथुरा, इलाहाबाद, वृंदावन, ये सब क्या हैं? रिलीजियस टाउन्स के एग्जाम्पल हैं। द दरगाह ऑफ सूफी सेंट्स टू बिकेम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज। सूफी संत, कौन से संत? सूफी संत, इनके जो दरगाह हुआ करते थे ये भी पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ स्थान का एक सेंटर था। द दरगाह ऑफ ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती एट अजमेर। अजमेर में ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, अभी भी बहुत सारे भक्त जाते हैं वहाँ पे चादर चढ़ाने के लिए। तो ये क्या है? एक पिलग्रिमेज है, तीर्थ स्थल है। ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया एट दिल्ली, दिल्ली में आप जाएंगे ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मिलेगी आपको। ख्वाजा सलीम चिश्ती अटैच्ड लॉट ऑफ डिवोटीज, और इन सारे जगहों से क्या है?
बहुत सारे भक्त अट्रैक्टेड हैं, आकर्षित हैं और वहाँ पे हमेशा जाते हैं अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। लोगों का विश्वास होता है कि वहाँ पे जा कर के हम लोग मन्नत मांगेंगे तो हमारी ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो क्या समझा आप लोगों ने? रिलीजियस टाउन या पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थल, ऐसी कोई जगह, एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि एक छोटा सा कोई विलेज है, वहाँ पे एक मंदिर बन गया, ठीक है, और उस मंदिर में 2-4 लोग पहले जाते थे, धीरे धीरे वो मंदिर फेमस हुआ और जो गवर्नमेंट रही होगी या हेड ऑफ जो हम कह सकते हैं विलेज होगा या टाउन होगा, सिटी होगा, तो उसने ध्यान दिया उस मंदिर पे कि काफ़ी भक्त जा रहे हैं यहाँ पे, तो उस जगह पे और भी ज़्यादा टेम्पल कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, बहुत सारे मंदिर बन गए। धीरे धीरे जब मंदिर होगा तो मंदिर में लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, तो उसके लिए क्या होंगे, उसके आसपास दुकानें लगी होंगी, दुकानें लगेंगी तो लोगों का एक तरह से बिजनेस भी चल रहा है। लोग जो चीज़ें बेचेंगे तो उसको खरीदेंगे तो पैसा मिलेगा ना, हम लोग जाते हैं दुकान पे खरीदने तो पैसे दे के ही तो खरीदते हैं। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक हम कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी इस्टेब्लिश हुई। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि धीरे धीरे वो छोटी सी जो जगह थी वो इतनी फेमस हो गई कि हर साल या एक कोई स्पेसिफिक मंथ बन गया या वैसे ही डेली लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाने लगे और वो बन गया पिलग्रिमेज या रिलीजियस टाउन। अब हम लोगों ने टाउन्स के बारे में पढ़ लिया, टाउन क्या होते हैं, ट्रेडिंग टाउन्स क्या हैं, इसके अलावा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स के बारे में आपने देख लिया कि किस टाउन को किस एम्परर ने बनवाया था। साथ ही साथ हमने रिलीजियस टाउन्स या पिलग्रिमेजेस को देख लिया। आगे हमको पोर टाउन्स पढ़ना है बट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए गोल्डन टेम्पल है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, बहुत फेमस है। इसको स्टार्टिंग की बात करें तो इसकी जो नींव रखी गई थी वो सिखों के चौथे गुरु बेटा गुरु रामदास, उन्होंने इसको स्टार्टिंग करवाया था, बट उन्होंने नहीं बनवाया, फिर बाद में ये बना था, लगभग 1581 में बनना, सही तरीके से बनना शुरू हुआ था। तो ये तो बाद में देख लेंगे इन सारी चीज़ों को। यहाँ पे बस इतना देखिए कि ये भी क्या है, आस्था का एक केंद्र है, बहुत सारे भक्त यहाँ पे आते हैं। तो अमृतसर क्या बन गया, एक रिलीजियस टाउन। ऐसे ही ये भी कह सकते हैं कि अमृतसर क्यों रिलीजियस टाउन नहीं है, वो मंदिर जहाँ पे होगी, जिस टाउन में होगा, ठीक है। अमृतसर में भी और भी जगह होंगे छोटे छोटे, तो क्या होंगे, बहुत सारे टाउन्स होंगे, तो उस जिस टाउन में ये मंदिर होगा वो क्या होगी, वो टाउन बहुत फेमस होगा, किसके लिए, इस मंदिर के लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग ट्रेड सेंटर्स। ट्रेड सेंटर्स मतलब व्यापार के केंद्र, तो इसको ध्यान से देखिएगा। द बल्क ऑफ द प्रोडक्शन वॉज सोल्ड इन द टाउन इटसेल्फ एंड द नियर बाई टाउन्स। बल्क ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कोई सिटी है, कोई गांव है, जैसे आपने देखा था ना आगरा, दिल्ली फेमस है पेपर प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे ही जो प्रोडक्शन होता था, जैसे मेन सेंटर जो होता था टाउन का, वो खुद ही आसपास के टाउन्स में अपनी चीज़ों को बेचने चला जाता था। नहीं समझे आप लोग? तो फिर से देखिए, जैसे है कोई हमारा रुधौली है, यहाँ पे कोई चीज़ बहुत अच्छे से बन रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो चीज़ हो रही है, ठीक है। गेहूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस गेहूँ को आसपास के जो भी टाउन्स हैं वहाँ पे हम लोग क्या करें, ट्रांसपोर्ट करें, मीन्स यहाँ से ले जा करके हम बेचें, ठीक है। तो ऐसे ही पहले भी टाउन्स होते थे कि जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन का सारा चीज़ जो था उसको आसपास के टाउन्स में सोल्ड किया जाता था लोगों के द्वारा। Most of the purchase was made by Banjaras, the traditional grain merchants. बहुत सारा खरीदारी किया जाता था किसके द्वारा, बंजाराज, जो कि पारंपरिक अनाज के व्यापारी होते थे। समझ गए आप लोग, किसके द्वारा ज़्यादा परचेज किया जाता था, बंजाराज के द्वारा, जिन्हें बंजारे कहते हैं, अभी भी बंजारे होते हैं ना। और वो क्या होते थे, ट्रेडिशनल ग्रेट मर्चेंट्स होते थे, ग्रेन मर्चेंट्स, ठीक है, अनाज के व्यापारी होते थे और पारंपरिक अनाज के व्यापारी होते थे। अब बंजारा आपने एक बार और पढ़ा होगा, पहले चैप्टर्स में आप लोगों ने ज्योग्राफी में इसको देखा होगा कि जो आपका डेजर्ट रीजन होता है वहाँ पे बंजारे बहुत पाए जाते हैं। ये एक ट्राइब है बेटा, बंजारे क्या है, एक ट्राइब है। आगे देखते हैं, दे इन टर्न कैरीड इट टू अदर टाउन्स एंड मार्केट्स। अब क्या करेंगे, ये जो अनाज के व्यापारी हैं ये किसी टाउन से खरीदेंगे चीज़ों को और फिर ले जा कर के दूर दूर दूसरे मार्केट्स में उसको बेचेंगे, और क्या होगा, उससे उनको कुछ प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ से 5 रुपये की कोई चीज़ उन्होंने खरीदी और दूसरे टाउन में ले जा कर के 6 रुपये 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, उससे उनको फ़ायदा होगा। अब देखिए
ये इंपॉर्टेंट है, टैवर्नियर, ठीक है। ये एक फ्रेंच ट्रैवलर है, ठीक है, एक यात्री है जो भारत में घूमने आया था। वो केम टू इंडिया इन द सेकेंड हाफ द 17th सेंचुरी। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। आप स्कूल का सेकेंड हाफ तो समझ जाते हो, तो इसको भी समझ गए होंगे। 17th सेंचुरी का आधा टाइम बीत चुका है, उसके बाद वाले समय में, ठीक है। जैसे 100 साल का कोई टाइम पीरियड है तो 50 साल बीत गए हैं, 60-70 साल के बाद आता है कोई, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, सेकेंड हाफ। तो 17th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडिया में आता है टैवर्नियर, जो कि फ्रेंच का एक यात्री है। वो बताता है, लोगों को जागरूक करता है किस चीज़ के बारे में। ऑलमोस्ट एवरी टाउन, लगभग सारे टाउन जो थे, लगभग सारे कस्बे, टाउन को हम लोग कस्बा भी बोल सकते हैं ना, लगभग सारे कस्बे जो हैं, राइस, फ्लोर, बटर, मिल्क, वेजिटेबल, शुगर एंड अदर स्वीट्स कुड बी बॉट। लगभग सारे जो कस्बे हैं वो क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं। उनके पास था इतना सारा, बल्क ऑफ था, मतलब बहुत ज़्यादा था। राइस, फ्लोर, बटर, मिल्क, वेजिटेबल, शुगर और बहुत सारी मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ वो लोग बाहर बेच सकते हैं। इन सम टाउन्स इवन शीप, गोट, फाउल एट्सेट्रा वेयर अवेलेबल। यहाँ तक कि कुछ नगरों में तो बहुत ज़्यादा संख्या में भेड़ बकरियाँ भी मौजूद थी, जिसे लोग बाहर बेच करके पैसा कमा सकते थे। तो इस चीज़ को कौन बता रहा है, टैवर्नियर बता रहा है इंडिया में आकर के। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार एवरी बिग टाउन वुड हैव बीन अ सर्राफ और मनी चेंजर। जो भी बड़ा टाउन होगा, जो भी बड़ा नगर हो, उसके पास क्या होना चाहिए, एक बड़ा सा सराफ होना चाहिए। सराफ मतलब एक ऐसी बड़ी दुकान जहाँ पे पैसे का लेन देन हो सके, अदला बदली हो सके। किसके अकॉर्डिंग बेटा, टैवर्नियर के अकॉर्डिंग। तो आप ये चीज़ें अंडरलाइन करके सीख लेंगे कि उसने क्या बताया कि यहाँ पे जो भी छोटे छोटे टाउन्स हैं, ये सारे टाउन्स, इन सब के पास तो बहुत सारा दूध, दही, सारी चीज़ें हैं खाने पीने की, इसे ये लोग बाहर बेच सकते हैं। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, जो भी बड़े टाउन हो उन सब के पास एक बड़ा सा व्यापारी होना चाहिए, एक मनी चेंजर होना चाहिए, एक सर्राफ होना चाहिए, जहाँ पे लोग पैसों का लेन देन कर सकें, अदला बदली कर सकें। In addition, every locality had markets in the nearby towns where people from the surrounding areas would come to buy and sell things. इसके साथ साथ उसने कहा कि हर एक लोकेलिटी में, हर एक समाज में, हर एक सोसाइटी में, जैसे काफ़ी कुछ दूर दूर पे क्या होना चाहिए, बाजार होना चाहिए, जिससे आसपास के जो टाउन के लोग हों, आसपास के कस्बों के लोग हों। जैसे हमारा जो मार्केट है रुधौली है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस के लोग आ रहे हैं ना सामान खरीदने। अब आप कहेंगे बार बार मैम रुधौली का नाम ले रही हैं, जो लोग यहाँ से नहीं भी हैं तो आपके आसपास भी कोई ऐसा टाउन होगा जहाँ पे मार्केट लगती होगी एंड लोग, बहुत सारे दूर दूर के लोग वहाँ पे आते होंगे खरीदारी करने या चीज़ों को बेचने। तो डोंट बी कंफ्यूज, केवल सुनिए आप लोग इसको और रिलेट करने की कोशिश करिए। तो जो भी उसने क्या कहा कि आसपास जो लगभग बहुत सारे 2-4 टाउन्स के बीच में क्या होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, जिससे आसपास के टाउन वाले लोग आकर के वहाँ पे खरीदारी कर सकें और चीज़ों को बेच सकें। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर मार्केट्स देयर वेर हार्ट वेयर पीपल फ्रॉम द टाउन कुड एक्सचेंज और बाई थिंग्स एंड ऑफ देयर डेली नीड। इसके अलावा इन रेगुलर मार्केट्स के, जैसे ये तो हो गए बड़े बड़े मार्केट, ठीक है, जो रेगुलर मार्केट हैं, बड़े बड़े मार्केट हैं, इसके अलावा क्या होने चाहिए, छोटे छोटे बाजार होने चाहिए, हाट। जैसे आज हमको देखने को मिलता है, होता है ना, बुधवार को बाजार लगती है किसी के गांव में, किसी के गांव में शुक्रवार को बाजार लगती है। छोटे छोटे गलियों में जो बाजार लगते हैं, बाजार में क्या होता है, हमको ज़्यादातर सब्जियां दिखाई देती हैं। किसी रोड के किनारे बहुत सारे लोग बैठ के गोभी टमाटर सब बेच रहे हैं, एक किनारे बैठ के चाट फुल्की सब कुछ बिक रहा है ना, कहीं पे कपड़े के दुकानें लगी हुई हैं लाइन से। तो ये क्या है बेटा, छोटे मार्केट्स हैं या कह सकते हैं हॉट हैं। तो उसने बताया कि ये जो रेगुलर मार्केट आपको बताया जा रहा है कि 2-4 टाउन के लोग आकर के वहाँ पे खरीदारी करेंगे, बड़ी चीज़ें, जैसे ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ों को ढेर सारा खरीदेंगे, बेचेंगे, ये सारा चीज़ होना चाहिए। इसके अलावा छोटे छोटे मार्केट भी होने चाहिए, जिसे क्या कहा जाएगा, हाट कहा जाएगा, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक गुड्स, स्पेशल मतलब स्पेशल चीज़ों के लिए। इन दीज लोकल मार्केट्स फूड ग्रेन, साल्ट, सिंपल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स ऑफ वुड एंड आयरन फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक नीड्स एंड रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स वेर अवेलेबल। और इन मार्केट में क्या होना चाहिए, और ऐसा हुआ भी और ऐसा था भी, मेडिवल इंडिया में ऐसे मार्केट्स थे भी, ठीक है, यहाँ पे बस बताया जा रहा है टैवर्नियर का विचार। तो ये जो छोटे हाट थे, इनमें क्या होता था बेटा, फूड ग्रेन्स, अनाज की चीज़ें मिल जाती थी, साथ ही साथ
नमक, ठीक है, सिंपल टूल्स जो भी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं, सुई, कैंची कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाती थी। और लकड़ी के सामान मिल सकते थे, लोहे मिल सकते थे, मतलब खेती बाड़ी में यूज होने वाली चीज़ें मिल सकती थी। ये सारी चीज़ें, घरेलू ज़रूरत की चीज़ें इस मार्केट में उपलब्ध रहती थी। रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स, कपड़े बनाए। पहले के ज़माने में क्या होता था, कॉटन के कपड़े बुने जाते थे चरखे का यूज करके, ठीक है, चरखा चलाते थे लोग, तो उससे कपड़ा बनाते थे। तो ये इसके लिए कच्चा माल लगता था बेटा, रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल भी उसी हाट में मिल जाता था। तो आप लोग क्या समझे कि बड़े बाजार के अलावा छोटे छोटे बाजार भी होने चाहिए जिसमें रेगुलर ज़रूरत की चीज़ें मिल सकें। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दीज मार्केट्स एग्जिस्टेड इन ऑल स्मॉल टाउनशिप, सारे छोटे छोटे टाउनशिप में ये मार्केट होने चाहिए। कौन से मार्केट, हाट जिसे हम कहेंगे। ऑलमोस्ट एवरी परगना हैड अ मार्केट एंड अ होलसेल मार्केट, लगभग सारे परगना में एक बाजार होना चाहिए और एक होलसेल मार्केट होना चाहिए। इट सीम्स दैट अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल एंड बिग मार्केट्स लाइक हाट, pens, mandi and the merchant in their individual capacities to care of the commercial activities in various localities. इस तरह से पता चलता है कि जो बाजार थे ये भी किस तरह से एक नेटवर्क की तरह, एक जाल की तरह, जैसे बहुत छोटे बाजार जो होंगे बेटा वो हाट हैं, जैसे मैंने बताया गली गली में, गांव गांव में जो लगता है, उससे बड़े वाले पेंस, ठीक है, उससे बड़े जो होते हैं मंडी, ठीक है, मंडी में बहुत बड़ी बड़ी मंडी होती है ना, वहाँ पे लोग जाते थोक भाव में चीज़ों को खरीद लाते हैं और उसको बाजार में रख के बेचते हैं, तो मंडी बहुत बड़ा मार्केट। तो ऐसे लगे होती थी सारी चीज़ें जहाँ पे व्यापारी जाते थे, अपने कैपेसिटी के हिसाब से क्या करते थे, चीज़ों को खरीदते थे, उनकी देखभाल करते थे और बेचते थे और फ़ायदा भी लेते थे। इन्फो कैप्सूल में बताया जा रहा है जौनपुर अराउंड द मिडिल ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के बीच में जौनपुर जो था उसके पास क्या थे, 52 परगना थे। परगना मतलब टाउन जैसा ही छोटा छोटा लोकेलिटी कह सकते हैं, और 52 मार्केट थे, ठीक है, 52 परगना, 52 मार्केट्स एंड 52 होलसेल मार्केट। तो जो जौनपुर है उसमें 17वीं सेंचुरी के बीचों बीच में क्या था बेटा, 52 परगना, 52 बाजार और 52 होलसेल मार्केट था, ठीक है। तो होलसेल मार्केट मतलब क्या कह सकते हैं, मंडी, जहाँ पे चीज़ें थोक भाव में खरीदी जाएं ढेर सारी और ले जा करके फिर छोटे छोटे मार्केट्स में बेची जाएं। अब आगे देखेंगे, इंडिविजुअल विलेजेज वेयर प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ नैरो सर्किट ऑफ एक्सचेंज विथ इनकम्पास्ड द मंडीज मेडिएटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज। इंडिविजुअल विलेजेस मतलब प्रत्येक गांव कह सकते हैं, छोटा छोटा जो गांव होता था वो भी पार्ट होता था इन सारे चीज़ों के अदला बदली के लिए, खरीदारी के लिए, और अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो भी बेचता था। साथ ही साथ उसके पास जो कुछ चीज़ है होता ना, अभी भी काफ़ी सारे गाँव के लोग होते हैं, उनके पास बहुत सारा धान गेहूँ है तो ले जाके बेचते हैं और उसके बदले में सामान खरीद करके लेके आते हैं। आगे देखेंगे, दीज लोकल ट्रेडिंग सेंटर्स वेयर लिंक्ड टू बिगर कॉमर्शियल सेंटर्स इन अ रीजन। अब ये जो लोकल ट्रेडिंग सेंटर्स थे, जो छोटे छोटे बाजार के केंद्र थे, और आज भी ऐसा देखने को हमको मिलता है कि छोटे छोटे जो बाजार के केंद्र होते हैं ये बड़े मार्केट से जुड़े हुए होते हैं, बड़े बड़े कॉमर्शियल सेंटर से इनका कनेक्शन होता है। इफ वी टेक मुगल प्रोविंसेस एज रीजन्स, अगर हम मुगल प्रांत को लें, ठीक है, तो वी नोटिस दैट each of them had bigger commercial center serving as nodal center for all the commodities produced in various parts of the सूबा, ठीक है। अब क्या होता था, मुगल साम्राज्य में आप लोगों ने देखा था सूबा होता था, सूबेदार होते थे, मनसबदार होते थे, यानी कि एक बहुत बड़ा स्टेट है, उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे सूबे हैं, ठीक है, छोटा छोटा एरिया है। उस सारे सूबे में क्या होगा, मार्केट लगेगा। अब उन सारे मार्केट्स को क्या करेगा, एक नोडल होगा, एक हेड होगा, जो कि क्या करेगा, सारी चीज़ों पे नज़र रखेगा, सारी चीज़ों की देखभाल करेगा, वहाँ पे क्या ज़रूरतें हैं, क्या कहाँ पे चोरी हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीज़ों का देखभाल करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही वो जो छोटे छोटे मार्केट होते थे, ट्रेड सेंटर्स जो होते थे, उनका भी क्या होता था, एक कॉमर्शियल सेंटर होता था, हेड होता था। आगे देखेंगे, जनरली दीज बिग टाउन्स आल्सो सर्व्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द सूबा, और धीरे धीरे ये जो बड़े नगर होते थे, बड़े टाउन होते थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की तरह भी सूबे के ट्रीट किए जाते थे। पटना, अहमदाबाद, सूरत, ढाका, आगरा, दिल्ली, लाहौर, इटान, अजमेर, थाटा, बरहमपुर,
ठीक है, मसूलीपट्टनम, बीजापुर, हैदराबाद एंड कैलीकट आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सच ट्रेडिंग सेंटर्स। ऐसे ट्रेडिंग सेंटर्स के ये सारे एग्जाम्पल हैं जितने भी नाम मैंने यहाँ पे लिखे, ठीक है, लिखे नहीं पढ़े। तो मुझे नहीं लगता कि इसको फिर से सारा पढ़ने की ज़रूरत है, आप लोग इतना समझ जाओगे। तो ये सब ट्रेडिंग सेंटर्स थे, व्यापार के केंद्र थे। अब कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ये ट्रेडिंग सेंटर बता रही हैं, ये तो आपने टाउन में भी बताया था, ये आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में बताया था, तो ये कहाँ से हमारा इसमें आ गया, दूसरा जो था आपका, ठीक है, ट्रेडिंग टाउन्स में आ गया या रिलीजियस टाउन्स में आ गया। तो डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी जगह जो होगा एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए फेमस होगा। अब ऐसा नहीं है कि उस जगह पे लोग व्यापार नहीं करेंगे। जो रिलीजियस टाउन है वहाँ पे व्यापार नहीं होगा, जो ट्रेडिंग टाउन्स है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल होगा नहीं, शासन व्यवस्था वहाँ पे होगी ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिस चीज़ के लिए जो चीज़ पढ़ा जा रहा है उस चीज़ पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। आगे देखेंगे, similarly cities like Delhi, Agra, Dhaka and Lahore had separate market for specific commodities मतलब ज़रूरत की चीज़ें। अब इसी तरह से जो सिटी थी, दिल्ली सिटी, आगरा, ढाका और लाहौर, ये सब अपने लिए अलग अलग मार्केट बना लिए थे और स्पेशल चीज़ों के लिए। इट इज़ सेड दैट अ नोबल सन इन दिल्ली कुड स्पेंड 1 लाख ऑफ रुपीज़ इन अ डे। ऐसा माना जाता है कि एक नोबल का बेटा, नोबल आपको बताया गया था ना, हेड होता था, राजा का हेड होता था, राजा के दरबार में उसको बड़ा सम्मान मिलता था। तो नोबल का बेटा जो था दिल्ली में, ऐसा माना जाता है कि वो एक दिन में 1 लाख रुपए खर्च कर सकता था। तो ऐसा माना जाता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड। इन गोवा अराउंड द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी, गोवा में लगभग 16वीं शताब्दी के ख़त्म होने तक ऑक्शंस वेयर हेल्ड एवरी डे इन द प्रिंसिपल स्ट्रीट ऑफ द सिटी, ठीक है। तो बार बार मीटिंग होती थी सिटी के बीच गली में। देयर वेर अ लार्ज नंबर ऑफ सराय और रेस्ट हाउसेस इन दीज सिटीज़ फॉर द कन्वीनियंस ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रैवलर। इन सिटीज़ में व्यापारियों के लिए और यात्रियों के लिए आराम करने के लिए सराय बने होते थे, ठीक है। सराय अभी कहते हैं धर्मशाला, तो ये सारी चीज़ें बनी होती थी यात्रियों के लिए। नेक्स्ट है बेटा पोर्ट टाउन। मैंने बताया था आपको कि मैं पोर्ट टाउन आपको पढ़ाऊंगी। ट्रेडिंग सेंटर मतलब आप क्या समझे? ट्रेडिंग सेंटर मतलब व्यापार का केंद्र, कि एक कोई पर्टिकुलर जगह है, वहाँ से कोई विशेष चीज़ जा रही है, बाहर को सप्लाई हो रही है। बहुत सारे छोटे छोटे मार्केट होने चाहिए, छोटे मार्केट से बड़े क्या होंगे, पेंस होंगे, फिर होलसेल मार्केट होगा जिसे हम मंडी कहेंगे, और मंडी भी एक बहुत बड़े सॉरी कह सकते हैं कॉमर्शियल सेंटर से जुड़ा होगा। अब क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, उसका कुछ भाग क्या लेंगे, अलग अलग जो उसके कर्मचारी हैं, जो बेचेगा, जो खरीद के लाएगा, वो सब लेंगे। साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा, सीधे गवर्नमेंट के पास जाएगा। आज भी ऐसा होता है। तो अब क्या देखेंगे हम लोग, पोर्ट टाउन देखेंगे। पोर्ट टाउन क्या है? सिंस इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स, हमको पता है कि भारत जो है तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। पोर्ट मीन्स बंदरगाह, जहाँ पे समुद्री जहाजें आके रुकती हैं, ओके। अब आगे देखेंगे, इंडियन सिंस टाइम्स इमोरियल हैड ट्रेडेड थ्रू सी। बहुत हमको याद भी नहीं होगा, हम लोग तो बहुत छोटे रहे होंगे और रहे भी नहीं होंगे, तब भी से नहीं काउंट कर सकते कि कितने साल पहले से इंडियंस जो हैं वो समुद्र के रास्ते के थ्रू व्यापार कर रहे थे। द हड़प्पन शिप्स ट्रैवल टू फार ऑफ एरियाज लाइक मेसोपोटामिया फॉर ट्रेड। जो हड़प्पा सभ्यता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 में, ठीक है। तो जो हड़प्पन थे ये भी व्यापार के लिए मेसोपोटामिया जाते थे, ठीक है। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, अगर पश्चिमी कोस्ट की बात करें, टाउन्स और पोर्ट्स लाइक कॉम्बे, सोपारा, ठीक है, भरूच, नाला सोपारा सुना होगा आप लोगों ने ना, तो भरूच, सूरत एंड गोवा केम अप। अब ये जो पोर्ट सिटी है, पोर्ट टाउन है, सॉरी, ठीक है। तो पोर्ट टाउन मतलब एक कोई ऐसी जगह जहाँ पे जहाजें आके रुकती थी, वहाँ से लोग क्या करते थे, व्यापार के लिए जाते थे। धीरे धीरे क्या हुई, वो जगह फेमस हो गई, वहाँ पे बहुत सारे लोग आने लगे, बहुत सारी जहाजें आने लगी, और डेवलपमेंट हो करके वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोर्ट टाउन में कन्वर्ट हो गया, कि अब माना जाने लगा ये पोर्ट ही है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे एंड फेमस हो गया। तो कौन कौन सी सिटी है फेमस हो गई है आपकी, गोवा, भरूच, सूरत, ठीक है, ये सब पोर्ट टाउन के रूप में उभरे थे पहले। ऑन द ईस्ट पोर्ट टाउन्स ऑफ क्या कह सकते हैं इसको, तमरालिप्ती एंड विशाखापट्टनम केम अप, ठीक है। और पूर्वी साइड में आपका तमरालिप्ती एंड विशाखापट्टनम आया मतलब क्या, उभरा,
फेमस हुआ किसके रूप में, पोर्ट टाउन के रूप में। ट्रेड वाज कैरीड थ्रू दीज पोर्ट्स विथ यूरोप, और यहाँ से व्यापार होता था कहाँ के लिए, यूरोप के लिए, अफ्रीका के लिए, साउथ ईस्ट एशिया में और वेस्ट एशिया में, इन सारे जगह पे क्या होता था बेटा, व्यापार होता था। आगे देखेंगे थोड़ा सा। ड्यूरिंग द 17th century 15% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन टाउन्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में इंडिया में 15% जो पॉपुलेशन थी वो टाउन में रहती थी, ठीक है, कस्बों में रहती थी। which is at an average higher than the proportion of urban population in Western Europe around the same time। और उस समय के लिए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 17वीं शताब्दी में इंडिया में 15% जो पॉपुलेशन था वो टाउन में रहता था, जो कि लगभग एवरेज हम कह सकते हैं औसतन ज़्यादा थी अर्बन पॉपुलेशन इन वेस्टर्न यूरोप एंड सेम टाइम। उसी समय यूरोप मान लेते हैं, अभी फिर से इसको समझा देते हैं, उसी टाइम पे मेडिवल अर्ली हम कह सकते हैं 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में यूरोप है और ये क्या है, इंडिया है। तो इंडिया की 15% क्या हो रही है, पॉपुलेशन शहरों में रह रही है, शहरों क्या कहेंगे, टाउन में, कस्बों में रह रही है। लेकिन उसी समय में यूरोप में जो है उतनी ज़्यादा नहीं है, यूरोप में उससे कम है, 15 से कम है, ठीक है, यही बताया गया है इस बॉक्स में। तो यूरोप में उसी समय पे 17th सेंचुरी में उससे कम लोग रहते थे कस्बों में, जबकि इंडिया में ज़्यादा लोग रहते थे। तो ये हो गया हमारा टाउन्स के बारे में, ट्रेड सेंटर्स के बारे में। तो जैसा कि चैप्टर का नाम था टाउन्स आपने पढ़ लिया, कितने टाइप के टाउन्स होते हैं आपने पढ़ लिया। ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडर्स के बारे में आपने पढ़ लिया, व्यापारी, और जो टेवरियन आया था उसने बहुत सारे अच्छी बातें बताई थी यहाँ पे व्यापार के लिए कैसे होना चाहिए, कैसे ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलेगी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। साथ ही साथ हमने पोर्ट टाउन्स के बारे में भी पढ़ लिया। तो इन सारी बातों को आपको रिवाइज करना है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा 3rd वीडियो लेक्चर जो होगा, लास्ट होगा, इसमें हमको केस स्टडी करना है हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। ये 3 ऐसे आपके टाउन्स हैं जिसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करिए एंड इसको पूरा तैयार कर लीजिए। थैंक यू।